भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। अच्छाई करने की आदत ना छोड़ें, आपका भी अच्छा होके रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर में पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहद अहम है। कौन से वो मुद्दे हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। वीआईपी केजरीवाल, कौन है ये वीआईपी केजरीवाल, ये आप जानते हैं। और देखिए, मुख्य बात यह है कि भाई सिक्योरिटी को लेकर विवाद कैसे मचा है, इसी पर तो सवाल है। अगर सिक्योरिटी हटा दी गई तो इसके बाद हल्ला मचाया गया तो इसमें कौन जिम्मेदार है, विश्लेषण करेंगे, आपको खबर बताएंगे और दिल्ली के चुनाव के बारे में भी जानकारी देंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कूड़े पर किचकिच, कूड़े के मामले पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल घेरने का प्रयास है एक दूसरे को, और दिल्ली चुनाव बेहद पास है। कितना असर होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माहौल बहुत गर्माया हुआ है। फिर अब्बा विधायक हैं, भाई किस तरीके से कह दिया गया, कहां कह दिया गया, ये आपको विश्लेषण में बताएंगे कि भाई जब उनकी किसी के परिवार का कोई सदस्य विधायक होता है, पावरफुल होता है, मंत्री होता है, तो क्या उनके बच्चे इतनी तैश में आ जाएंगे, इतनी आज़ादी में समझ लेंगे कि हमारे आगे कोई और टिक नहीं सकता, पुलिस वाले भी नहीं। इसका विश्लेषण करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला झूम उठे जय माता दी बोलते हुए, उन्होंने माता का भजन तक गाया है, ये भी आज देखने वाली बात है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता बनी साध्वी। देखिए, पूरा विश्व जो है, मैं कहता हूं, सनातन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो यहां पर क्या कुछ नया है वो भी आपको बताएंगे। महाकुंभ से हर तस्वीर तो आपको हम दिखाते ही आए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कभी आम आदमी की तरह रहने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय एमएचए के निर्देश पर अरविंद केजरीवाल को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इस सुरक्षा में आपको बता दें, इस सुरक्षा के तहत 55 से 60, मैं तो कहूंगा 63 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उनकी हिफाजत करते हैं। हालांकि हाल ही में पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है, जिससे आम आदमी पार्टी भड़क गई है। पंजाब सरकार ने पहले अरविंद केजरीवाल को राज्य पुलिस की सुरक्षा दी थी, लेकिन एमएचए के नियमों के अनुसार Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी अन्य राज्य की पुलिस अधिकतम 72 घंटे तक ही सुरक्षा दे सकती है। इसके बाद वो सुरक्षा स्वतः वापस लेनी होती है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि यह फैसला दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस तरह का बदलाव 5 फरवरी को 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव से पहले हुआ है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह घटनाक्रम सियासी तूल पकड़ चुका है। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। आप नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी खुलेआम पैसा, चादरें और लोटा बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करने में असफल साबित हो रहा है। सुरक्षा में हुए इस बदलाव को लेकर आप नेता आक्रामक हो गए हैं। पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, इस साजिश के पीछे 2 खिलाड़ी हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और उन पर पत्थरबाजी करते हैं। दूसरे खिलाड़ी दिल्ली पुलिस है, दूसरी खिलाड़ी है दिल्ली पुलिस है, जो भाजपा और अमित शाह के अधीन आती है। भाजपा और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ मामला चल रहा है, आप भी सुनिए प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। गौरव यादव डीजीपी जो पंजाब है उनकी, फिर संजय सिंह, फिर सीएम आतिशी, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं सुनाते हैं। चाहूंगा कि अपने सीएम साहब सरदार भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे सारी शिकायत की जा चुकी है, सब कुछ बोला जा चुका है, उसके बावजूद कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई, जबरन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा हटवाई और आज ही लाठी डंडे लेके यहां गुंडे घूम रहे हैं बीजेपी के। तो क्या कराना क्या चाहती है चुनाव आयोग की संस्था? क्या कराना चाहता है प्रशासन? कत्लेआम कराना चाहता है, खून कराना चाहता है, हिंसा कराना चाहता है, क्या कराना चाहता है? 2 खिलाड़ी हैं,
एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को 24 वहीं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर मचे इस घमासान ने उनके शुरुआती दिनों की याद दिला दी है, जब वो आम आदमी बनकर राजनीति में आए थे। खुद को वीआईपी संस्कृति का विरोधी बताने वाले केजरीवाल ने तब सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि मैं यहीं रुक जाता हूं, बदलते समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदली हैं। आज जब Z+ जैसी उच्च स्तरीय सुरक्षा के बावजूद पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई तो पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। इस घटनाक्रम से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब भी वही आम आदमी हैं जिनके सहारे उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी, या वीआईपी सुरक्षा और विशेषाधिकारों ने उनकी प्राथमिकताओं को बदल दिया है? चुनाव से पहले सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से सियासी माहौल और गरमाने की संभावना है। अब देखिए, सियासी माहौल तो और गरमाएगा, लेकिन वीआईपी बनने तक का सफर है आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी के मुख्य लीडर यानी अरविंद केजरीवाल का। क्या ये सही है? सुरक्षा का मुद्दा है, उनको आवाज उठाने का हक है, लेकिन प्रतिक्रिया वहां पर यह भी आती है कि भाई जब पुलिस कहती है कि भाई थ्रेट परसेप्शन के अनुसार ही उनको यहां पर सुरक्षा दी जाती है, और फिलहाल तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, टेक्निकली उनकी सुरक्षा में फर्क तो पड़ ही जाता है। लेकिन चलिए, हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासत कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या उत्तर आता है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। ये लीजिए, 83%, 83% लोग कहते हैं हाँ, 17% लोग कहते हैं ना। बहुमत मानता है कि हाँ, सुरक्षा पर सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। कभी इतिहास और संस्कृति की पहचान रही दिल्ली आज कूड़े और प्रदूषण की राजधानी के तौर पर बदनाम होती जा रही है। शहर के गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच चुकी है और अब यह देश की धरोहर यानी कि जो एक मीनार है ना, 73 मीटर्स के, उसके बराबर के कगार पर पहुंच चुकी है। यह मात्र एक लैंडफिल साइट नहीं है, बल्कि दिल्ली को कूड़े की समस्या का प्रतीक बन चुका है। यहां पर विष्णु स्तंभ की बात कर रहा हूं, जो नीतिगत असफलता और गैर जिम्मेदारी शहरी प्रबंधन की कहानी बयां करता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट की शुरुआत 1984 में हुई थी, जब यह इलाका आबादी से दूर था, लेकिन बीते 4 दशकों में यह कूड़े का पहाड़ बन गया है, जिसके आसपास अब बस्तियां बस चुकी हैं। इन इलाकों के निवासी जहरीली हवा और दूषित पानी के साए में जीने को मजबूर हैं। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां यहां आम हो चुकी हैं। इसके बावजूद हर दिन लगभग 2800 मीट्रिक टन कूड़ा यहां डाला जा रहा है, जिससे इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब आप एक बार दिल्ली की हालत की डिटेल इन ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ ही पलों में कि भाई क्या बदलाव है। तो दिल्ली की पहचान कूड़े के पहाड़, देखिए विष्णु स्तंभ जो है, जो कहते हैं ना, ये जिहादी कह देते हैं इसको, कुतुब मीनार 73 मीटर 73 मीटर की, गाजीपुर लैंडफिल साइट 65 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन बताते हैं। और इंडिया गेट की ऊंचाई 45 मीटर, गाजीपुर लैंडफिल की साइट उससे ज्यादा है, 65 मीटर। सोचिए कितनी ऊंचाई तक कूड़ा गाजीपुर में है। राष्ट्रपति भवन की ऊंचाई 55 मीटर, गाजीपुर लैंडस्लाइड जो है लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर है, विष्णु स्तंभ की 73 मीटर। ये देखिए कंपैरिजन के माध्यम से आपने देखा कितनी प्रदूषित है दिल्ली में यमुना। ये लिखिए, ISBT की बात करें तो 35 mg पर लीटर, और फिर 31 निजामुद्दीन में mg पर लीटर, और उसके बाद ओखला में 29 mg पर लीटर, ITO ब्रिज में 24 mg पर लीटर, वजीराबाद में 9 mg पर लीटर। चलिए, ये तो प्रदूषण का हाल है, ये हाल है दिल्ली के प्रदूषण का, यमुना की प्रदूषण। अभी देखिए, अभी जो हमने आपको दिखाया ये समस्या केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं है। ओखला और भलसुआ लैंडफिल साइट भी इसी तरह के कूड़े के स्मारक बन चुके हैं, लेकिन गाजीपुर अपनी ऊंचाई और खतरनाक स्थिति के कारण सबसे ऊपर है।
2017 में इस कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा ढहने से लोगों की यानी 2 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए यहां कूड़ा डालना बंद किया गया था, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के कारण यह सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब इस मामले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल अब देखिए स्टम्प्ड और क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ यमुना चाहती है। आपदा वाले महिला विरोधी हैं और वे दिल्ली की महिलाओं को धोखा देते हैं। यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए भी उनके आप होर्डिंग्स में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने यमुना के लिए जो वादे किए थे, उन्होंने खुद कहा था कि वह नदी में डुबकी लगाएंगे। आज लोग उन्हें याद दिला रहे हैं। आज दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ है, बुजुर्ग चलने में असमर्थ हैं। यह दिल्ली की भयावह स्थिति है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल स्टंप होने वाले हैं, क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जनता ही उनको क्लीन बोल्ड और साफ करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है नलकों से साफ पानी, दिल्ली की हवा साफ चाहती है, दिल्ली की सड़कों को साफ चाहती है, दिल्ली में यमुना जी को साफ चाहती है। इसलिए इस बार आपदा साफ, आम आदमी पार्टी साफ, केजरीवाल साफ करना चाहती है। और मैं एक बात आपको और कहूँ, ये आपदा वाले जो हैं ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं का अपमान करने वाले हैं, महिलाओं को छलने वाले हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले। मैं उदाहरण देके कहना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल जी को इनकी अपनी सांसद को मुख्यमंत्री के घर बुलाकर अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेकर और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात यह है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक नहीं ले पा रहे। ये स्थिति भयावह है। देखिए, हम खबर आपको आगे बता दें। देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट एक ऐसी विकट समस्या का प्रतीक है जिसे केवल नजरअंदाज किया गया। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बावजूद ठोस कूड़ा प्रबंधन पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप ये कूड़े का पहाड़ अब एक स्थायी खतरे के रूप में खड़ा है। इस विकराल समस्या का समाधान केवल सरकारों की आपसी राजनीति से नहीं निकलेगा, बल्कि इसके लिए ठोस योजना, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी की आवश्यकता है। जब तक कूड़े के निपटान का सस्टेनेबल मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, तब तक गाजीपुर जैसे कूड़े के स्मारक हमारी नीतिगत विफलताओं की याद दिलाते रहेंगे। क्या दिल्ली इस प्रदूषण की दलदल से बाहर निकल पाएगी, या कूड़े के ये पहाड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी असफलताओं का गवाह बने रहेंगे? और अब सीएम योगी ने इन मुद्दों को उठाकर दिल्ली चुनाव के मायने बदल दिए हैं। सीएम योगी ने यह साफ बता दिया है कि दिल्ली की दशा चुनावी वादों और फ्री की योजनाओं से नहीं, बल्कि बेहतर सरकार और एक अच्छी नीति से ही बदल सकती है। अब सीएम योगी के बयानों से दिल्ली की जनता पर कैसा असर पड़ेगा, ये देखने के लिए हमें जानना होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए, ये देखिए महाराष्ट्र के सीएम योगी का स्ट्राइक रेट है। महाराष्ट्र में 18 रैलियां, जीत क्या है? 17 सीटों पर जीत है। हरियाणा की बात करें 20, तो 13 सीटों पर जीत है, यानी 65% स्ट्राइक रेट हरियाणा। महाराष्ट्र में तो सुपर डुपर स्ट्राइक रेट है उनका, 95% स्ट्राइक रेट है। तो अब दिल्ली में भी क्या होगा, बदलाव होगा। ये सीएम योगी के लिए भी एक टेस्ट है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छे से बीजेपी की तरफ से इस बार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि जो फ्रीबीज की राजनीति है, चुनावी रेवड़ियों की राजनीति है, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई तोड़ भी नहीं है। उन्होंने जो जनता को सुविधाएं दी है उसका भी कोई तोड़ नहीं है, और एक बदलाव भी उनके द्वारा लाया गया। लेकिन अब यहां पर जो बीजेपी भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कोशिश कर रही है कि दिल्ली में कुछ बड़ा हो जाए। चलिए, यह खबर भी हमने आपको बताई, और इस खबर पर पोल के माध्यम से प्रश्न हमने पूछा, दिल्ली की इस हालत के जिम्मेदार हैं क्या केजरीवाल? ये हमने आपसे सवाल पूछा, तो उत्तर क्या था? 93% लोगों ने कहा हां, 7% लोगों ने कहा ना। बहुमति कहती है हां, और 7% लोग कहते हैं ना। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के बीच राजनीतिक माहौल कैसे गरमाया हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, और उस बीच कौन याद दिला रहा है कि भाई उसके पापा विधायक हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के बीच राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक
अमानतुल्लाह खान के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो दिल्ली पुलिस को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो ओखला के नफीस रोड में, नफीस रोड की आपको बताएं, नफीस रोड का बताया जा रहा है, जिसमें विधायक का बेटा पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गुरुवार की रात जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह यादव अपनी टीम के साथ वहां पर गश्त कर रहे थे। इसी बीच रात 8:30 बजे के करीब वे एक बाजार में गश्त कर रहे थे, तभी एक बाइक सवार आता है जिसकी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। पुलिस टीम ने बाइक को रोका और चालक को सूचित किया कि उसका चालान किया जाएगा। पुलिस के रोकने पर बाइक चालक ने खुद को ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा अनस बताया और पुलिस से कहा कि बाइक का चालान होगा। इस पर बाइक चालक ने पुलिस को फोन मिलाकर विधायक से बात कराने की कोशिश की। बाइक चालक ने खुद को विधायक का बेटा अनस बताया। साथ ही पुलिस से कहा, आप मुझे गिरफ्तार करोगे ना, गिरफ्तार करो। साथ ही यह भी कहा कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, तुम एमवीए एक्ट में चालान नहीं कर सकते। पुलिस ने कहा कि चालान मॉडिफाइड बाइक का एमवीए एक्ट में ही होगा। इस पर युवक ने कहा कि लो मेरी बाइक और लेकर जाओ, मैं नहीं जा रहा थाने। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी युवक थाने जाने के लिए तैयार हुआ और पुलिस ने उसकी बाइक का चालान काटकर उसे जब्त कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक के बेटे की धमकी और पुलिस के साथ उसका विवाद साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस घटना के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे के इस व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसे पहले गियर फ्री करो, उसे स्टार्ट करो एक बार। तू क्या हो गया? अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। क्या गया बताइए? मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है। हाँ चालान है और क्या? चालान कर दिया। चालान करूंगा थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। नहीं होगा चालान। धमकी मत दो, धमकी कौन? धमकी नहीं देना, अरे कैसे? धमकी नहीं देना, बता दिया है। ले रिकॉर्डिंग कर सारी। स्टार्ट कर पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो एक बार। अब मुझे ये सच्चो साहब ने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ। ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया यहाँ पर। मैंने नफीस रोड मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तानाशाही कर रही है यहाँ पर। हाँ पहले स्टार्ट कर। आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा आम आदमी पार्टी झंडा कहाँ लगा है? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे फोटोग्राफी हो रही है। क्या देख रहा है? चलो ऐसे। हाँ क्यों बंद करा? बंद करना। अब क्या झंडा लगा रहे? तुम लगा हुआ है, बता ना मेरे को। कर ले रिकॉर्डिंग। अब वो सच्चो साहब अपनी तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे नफीस रोड पे, मेरे को रोक रखते हैं। तो पहले ये कह रहे हैं मॉडिफाइड। जैसे पहले गियर फ्री करो, क्या करें? उसे स्टार्ट करो एक बार। तो एक आम आदमी होता तो पुलिस से डरता, सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं। ना तो इसने हेलमेट पहना है और इसकी मॉडिफाइड बाइक का साइलेंसर भी है। साफ तौर पर आप सोचिए, आप बिना हेलमेट अगर गाड़ी अपनी बाइक लेकर मान लीजिए निकल जाते हैं, पुलिस वाला आपको रोक लेता है, तो आपका व्यवहार बदल जाता है, टोन बदल जाती है। लेकिन ये शहजादा जो खुद को शहजादा समझ रहा है कि भाई मेरे पापा तो विधायक हैं, पिताजी विधायक है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पुलिस से मैं थोड़ी ना डरूंगा। अब इसकी जो इसको खामियाजा तो भुगतना पड़ा, चालान कटा, बाइक जब्त हो गई। अब इसका बीजेपी का रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर आया। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है और ये अमानतुल्लाह का आपराधिक पुत्र एपी फिर से वही रवैया दिखा रहा है। कुछ महीने पहले भी हमें खबर सामने आई थी कि कैसे हाथापाई की इन्होंने। इनके पिताजी अमानतुल्लाह खान खुद भी इसमें मास्टर और चैंपियन है। इनके ऊपर भी कई सारे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है, हाथापाई के, गुंडागर्दी के। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर गुंडागर्दी के आरोप है। और आज भी जो वीवीआईपी मानसिकता, हम कानून से ऊपर है, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक है वाली मानसिकता जो दिखाई है, एक तो गलत साइड पे बाइक चलाना, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना, बदतमीजी करना पुलिस पर पकड़े जाने पर। पुलिस लाइसेंस आरसी मांगती है तो कोई भी आम आदमी उसको दिखाता है तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बाप एमएलए है, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। ये दिखाता है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, छोटे घर में रहेंगे से शीश महल तक, वीवीआईपी एरोगेंस दिखाने तक। अब अरविंद केजरीवाल आपसे सवाल है,
आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इस प्रकार से कभी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। ये अमानतुल्ला खान और इनका परिवार तो सीरियल ऑफेंडर है, क्या कार्रवाई करेंगे आप अमानतुल्ला खान पर? चलिए, खबर आसाम की भी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे हमारी मुहिम का यानी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का, धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी की घुसपैठिया मुक्त भारत महाराष्ट्र की मुहिम का बड़ा असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। मैं तो कहूंगा यूएस में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र मुहिम का अब बड़ा असर दिखने लगा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत असम एसटीएफ ने जिहादी, आपको बताएं, अजीबर रहमान को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस की एसटीएफ ने इस्लामी आतंकी संगठन असारुल्लाह बांग्ला के सदस्य अजीबर रहमान को गिरफ्तार किया है। अब अजीबर रहमान को ऑपरेशन प्रघात के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन राज्य में जिहादी विचारधारा की कमर तोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इसको लेकर सख्त हैं। बता दें कि गिरफ्तार आतंकी रहमान धुबरी जिले के बिलासीपाड़ा थाने के चिनमारी गांव का रहने वाला है। राज्य में चल रहे विशेष ऑपरेशन में ये 14वीं गिरफ्तारी है। एसटीएफ ने बताया कि अंसारुल्लाह बांग्ला ने भारत में अपना आतंकी भेजा था, जो यहां नई भर्तियां करना चाहते थे। यह आतंकी साद रदी था, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ ने इससे पहले धुबरी से ही जहीर अली नाम के एक आतंकी को पकड़ा था, वो भी इसी संगठन का सदस्य था। कब हुई पहली गिरफ्तारी? देखिए, इस अभियान के तहत पहली गिरफ्तारी पिछले साल दिसंबर में की गई थी, जब असम पुलिस ने अन्य राज्यों के पुलिस बलों के साथ समन्वय करके एक बांग्लादेशी सहित 8 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था और देश भर में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल स्थापित करने के प्रयास का भंडाफोड़ किया था। बता दें कि धर्म योद्धा श्री डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। इसी के तहत बीते दिनों उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया, पिछले साल हमने 53 अवैध अप्रवासियों को पकड़कर निर्वासित किया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर सभी पुलिस स्टेशन को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनवाते हैं कमिश्नर ने क्या कहा है। The public through the press the annual performance report of the Pune City Police. All statistics in terms of crime, administration, law and order, and all other matters relating to the police have been given in a compiled manner to the members of the press. I would say that we are totally on a firm and a strong ground as far as crime is concerned. Crime has shown a declining trend. The figures clearly show that in murder there is a significant decline of approximately 17% and approximately 33% in attempt to murder. These significant decline cannot be incidental. It has been due to very, very strict professional measures which has been taken in the last year by the Pune City Police. I would also say that though it is very encouraging to see that the trend is declining, yet we ourselves are not satisfied and we are further intensifying action, and I can assure Punekars that आपको बता दें कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र मुहिम को सकल हिंदू समाज की ओर से भी जमकर समर्थन मिल रहा है। धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी की मुहिम के मद्देनजर महाराष्ट्र पुलिस ने अब प्रदेश भर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के मुताबिक घुसपैठियों ने भारत की जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 37 लाख एकड़ जमीन पर 1 करोड़ घुसपैठियों का कब्जा है। ये लोग न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि हमारे मेहनत के पैसों पर ऐश भी कर रहे हैं। अगर इन्हें बाहर निकाला जाए तो 10 से 12 लाख घर खाली होंगे, जो महाराष्ट्र के गरीबों को दिए जा सकते हैं। हमारी जमीन, हमारे घर और हमारा हक वापस पाने का अब वक्त आ चुका है। चलिए, ये खबर हमने आपको दिखाई घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र का जो हमने प्रचार किया, प्रसार किया जनता एनआरसी के माध्यम से। उसका असर केवल महाराष्ट्र में तो हुआ ही हुआ, पूरे भारत में हर जगह हो रहा है। और सब इस बात को, इस परेशानी को, इस कैंसर को पहचान रहे हैं, जिसके बारे में हमने लोगों को अवगत कराया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से एक हिंसा की खबर आई है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो कर रहे थे, लेकिन हमारे देश में ही
बंगाल से हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए बदनाम हो चुका है। ममता सरकार में अक्सर हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में दिख रहा इमाम अली नाम का दवा व्यापारी महिला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर रहा है। आरोपी अली अवैध रूप से जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि यह वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर ब्लॉक अंतर्गत खारी बेरिया इलाके का है। अब कोर्ट से भी हिंदू पक्ष में फैसला आया था। जिहादी इमाम अली लंबे समय से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे लेकर पीड़ित हिंदू परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां तक कि कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद इस जिहादी इमाम अली ने फैसले को मानने को इनकार कर दिया। वो मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। अचानक हमला कर दिया और जख्मी कर दिया। देखिए, बताया जा रहा है कि यह हमला अचानक किया गया और स्थानीय पंचायत सदस्य की मौजूदगी में मारपीट की गई। घायल महिला को अमतला अस्पताल से ले जाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए बांगुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वो विस्तार से दिखाते हैं, देखिए वीडियो। किसनो भाई अगली खबर का रुख करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का अब रुख करेंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का राजनीति के साथ धार्मिक मसलों पर भी समय समय पर अलग अलग रूप देखने को मिलता रहता है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कटरा के एक आश्रम में माता की भक्ति में लीन नजर आ गए हैं। एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कटरा के आश्रम में गायक के साथ शामिल होकर तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए भजन गाकर सभी को चौंका दिया है। अब वायरल वीडियो 23 जनवरी गुरुवार का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फारूक अब्दुल्ला गुरुवार को कटरा के एक आश्रम में भजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने भजन गाने के अलावा रोपवे परियोजना के विरोध में कटरा के लोगों के समर्थन की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मंदिर का संचालन करने वालों को कोई भी ऐसा काम करने से बचाना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों के लिए समस्या पैदा ना हो। इसके अलावा एनसी अध्यक्ष ने शहर के हितों पर विचार किए बिना रोपवे का निर्माण करने के लिए बोर्ड की आलोचना भी की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप सभी ने साहस दिखाया और इसे रोकने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें एहसास हो गया है कि सत्ता सरकार के पास नहीं, लोगों के पास है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल अप्रैल में रामधुन को लेकर फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था। सबसे पहले आप इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। चलिए, आपने देखा किस तरीके से लीन नजर आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। मैं तो कहता हूं कि हर अब्दुल्ला अगर इस तरीके से माता की भक्ति में लीन हो जाएगा तो हर कोई तर जाएगा और ये इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्या पता इसका लाभ भी फारूक अब्दुल्ला को अगले या इस जन्म में मिल जाए, माता की कृपा उस पर हो जाए। हम तो कहते हैं माता का नाम हर किसी को लेना ही चाहिए और सराहनीय है कि अच्छा हुआ उन्होंने ये कदम उठाया तो सही। अब आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ से बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। उन्हें अब नया नाम भी दिया गया है। सोच लीजिए, संन्यास ममता कुलकर्णी ने। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है।
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली है। संन्यास के बाद अब वो ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। 1.5 साल से अखाड़े के संपर्क में ममता थी। उनको बताया जा रहा है कि ममता पिछले 1.5 साल से अखाड़े के संपर्क में थी। अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि भी उनको दी गई है। ममता कुलकर्णी ने संगम किनारे अपने हाथों से खुद पिंडदान किया है। देखिए, ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ममता कुलकर्णी को अब ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रही हैं। उनके महाकुंभ मेले में आने की खबर पहले भी आती रही है, लेकिन खबर है कि उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में संन्यास की दीक्षा ली है। उन्होंने संगम के तट पर खुद अपना पिंड दान करके अपनी नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी की शाम प्रयागराज में एक विशेष समारोह के दौरान ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। इस अवसर पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी जय अंबानंद गिरी भी मौजूद रहे। दीक्षा लेने के बाद अब ममता कुलकर्णी को ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। ममता कुलकर्णी ने हिंदी सिनेमा में करण अर्जुन, तिरंगा, चाइना गेट, बाजी और छुपा रुस्तम जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। ग्लैमर की दुनिया में नाम और शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने 1996 में अध्यात्म की ओर रुख किया। ममता का कहना है कि गुरु गगनगिरी महाराज से प्रेरित होकर उन्होंने धर्म और साधना का मार्ग चुना। ममता कुलकर्णी 25 सालों तक भारत से बाहर रहीं। दिसंबर 2024 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखे जाने के बाद उनकी वापसी को लेकर कई अटकलें लगाई गई हैं, लेकिन ममता ने स्पष्ट किया है कि वे केवल महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए आई हैं। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़कर अब धर्म और आध्यात्म को समर्पित कर दिया है। आइए महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य किन्नर अखाड़ा, उनसे क्या खास बातचीत हुई है वो भी हम सुनाते हैं। हमारी सहयोगी जो है लावनी वहां पर मौजूद है। महाकुंभ के महानुष्ठान में जब आप इस महान धरती पर कदम रखते हैं तो आपको साधु संतों का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है जो आपको परम मोक्ष की राह पर लेकर जाता है। और विशेष रूप से जब आप किन्नर अखाड़ा के साथ जुड़ जाते हैं तो आत्मा से परमात्मा का मिलन एक अलग पथ पर निकल पड़ता है। आज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं तो यहाँ पर फिल्म अभिनेता अभिनेत्री भी आकर अपने आप को मोक्ष से जोड़ने के लिए इन अखाड़ों का रुख कर रहे हैं। आज ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा से जुड़ने वाले हैं और ये जुड़ाव क्या कहता है, इन सब बातों को हम समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। महाकुंभ का महानुष्ठान और इस महानुष्ठान से लोगों का जुड़ना, अभिनेता और अभिनेत्रियों का जुड़ना। ममता कुलकर्णी हमसे जुड़ना चाहती थी, 2-2.5 साल से ये बात हो रही थी और वो जुड़ी और उनको पद चाहिए था किन्नर अखाड़े में। हम किन्नर अखाड़े में उनको पद दे रहे हैं और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये विशेष दीक्षा, इसके पहले एक विशेष अनुष्ठान और किस पथ से गुजरना? उनका पिंडदान वगैरह हुआ है और वो अब आगे उनका सारे प्रक्रिया हो रहे हैं, जो संन्यास प्रक्रिया है वो सारा कर रहे हैं हम लोग। एक सवाल बार बार लोग कह रहे हैं और ये सवाल बड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या कभी कोई टेस्ट किया गया? इस तरीके की चीजों को जब आप सुनती हैं तो क्या बनता? नहीं, ये तो पूरी बदतमीजी की बात है ना कि कोई सनातन में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है तो क्यों नहीं हम जोड़ें? क्या टेस्ट करें हम कौन होते भगवान और भक्त के बीच में टेस्ट लेने वाले हैं? हम कौन सी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं? हमें तो सबको अपनाना चाहिए, जो भी सनातन में आए उसको साथ लेके जाना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या ये कर्तव्य पथ हिंदू राष्ट्र की तरफ हमें लेकर जा रहा है? जरूर हम हिंदू राष्ट्र के प्रति लेके जा रहे हैं। हम क्यों पीछे हटे? हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब सबका राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? यहाँ पर सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आप तब तक नहीं क्लियर कर सकते हैं जब तक कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जुड़ा हुआ है, इसे लेकर बड़े सवाल करते हैं। चलिए, वो देखिए हमारे नेतागण हैं, वो अपने सारे निर्णय लेंगे। हमारे संत और आप लोग नहीं, हम सोचते हैं कि ये सनातनियों की भूतल है, ये माँ भारती है और सनातनियों का भगवा झंडा है यहाँ पे और उसके नीचे हमारे सनातन ध्वज के नीचे सभी है। एक आखिरी सवाल, ममता कुलकर्णी जी जब अब किन्नर अखाड़े से जुड़ रही हैं तो इस जुड़ाव के बाद कितना परिवर्तन आ जाएगा जीवन में? हमारे जीवन में परिवर्तन आया
तो उनके भी जीवन में आएगा। मैं भी एक सात्विकता। जमाने में बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई थी, मैं भी मॉडल कोऑर्डिनेटर थी, मैंने भी एक्टिंग करा है, मैंने भी कोरियोग्राफी करा है, मैंने भी बहुत कुछ किया है और मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, तो मैं अपने एग्जाम्पल से दूसरे को देखती हूँ ना, मैं अपने लेंस से देखती हूँ। सुदर्शन के दर्शकों के लिए माँ के मैं सुदर्शन के दर्शकों को यही कहूंगी, हम सनातनी हैं, सनातन जिंदाबाद, और सनातन का ध्वज लेके हर सनातनियों को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ममता कुलकर्णी भले ही किन्नर अखाड़े से जुड़ रही हों, लेकिन ये जुड़ाव जो है ये बताता है कि ये सनातन के साथ जुड़ाव है और सनातन जो है खास तौर से हिंदू राष्ट्र की राह पर आगे लेकर जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज से सुदर्शन न्यूज के लिए। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दों की लाएंगे, नए मुद्दे आपके लिए हर रोज की तरह लेकर आते ही हैं। अब एक इस समय का तो हो गया है इस कार्यक्रम को अंत करने का, लेकिन 12 बजे रात को फिर से ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसको फिर आप देखने का प्रयास करें। अगर आप कुछ एपिसोड का हिस्सा मिस कर गए तो आपको फिर ये कार्यक्रम रात को 12 बजे देखने को मिल सकता है। और कल के तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।